Welcome dear students. We are study unit 10 haloalkanes and haloarenes. अब तक हम लोग इस चैप्टर में हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलोएरेन्स. हेलोएरेन्स टोटल 3 टाइप का केमिकल रिएक्शन देते हैं जो हमारे सिलेबस में है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स. सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने हेलोएल्केन में भी देखा था. अगर हेलोएल्केन और हेलोएरिन को कंपेयर किया जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में तो हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू द हेलोएल्केन. हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसके 4 रीजन हमें देखने हैं. फर्स्ट वी सी रेजोनेंस इफेक्ट. ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हेलोएरिन्स एक बेंजीन रिंग कंटेन करेंगे और इस बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम अटैच्ड होगा कुछ इस तरीके से. हेलोजन एटम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है. हेलोजन अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है. दैट मीन्स हेलोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. इस रेजोनेंस के रीजन से कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं. देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ है कार्बन पर, इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा हो जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख लेता है. अब आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस और इस तरीके से हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर पहुंच जाएंगे. फर्दर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगी और इस तरीके से आपको फोर्थ स्ट्रक्चर मिल जाएगी. इस तरीके से आपका जो हेलोएरिन है वो रेजोनेंस शो करता है. क्या हुआ है यहाँ पर? हेलोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, जिससे कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है. अब हम लोग ये चाहते थे कि हमारा ARX बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाए और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए जिससे हमारा दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल जाए इस तरीके से. बट यहाँ पर हेलोएरिन और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि हेलोएरिन के कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गए हैं. इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ही क्लीवेज नहीं हो पाएगा बॉन्ड का और हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव हो जाएंगे. अब एग्जाम में हमें थ्योरी क्या लिखना है तो हम लोग लिखेंगे इन हेलोएरिन lone pair of electrons या lone pair electrons of halogen atom participate in resonance with pi electron of aromatic ring. Due to this partial double bond formed between CX and cleavage of this bond is difficult compared to haloalkane. Haloarine is
less reactive towards nucleophilic substitution रिएक्शन। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ लिखना हमें इन हेलोएरिन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेलोजन एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन CX and cleavage of this bond is difficult compared to haloalkane. So haloarine is less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Clear है? So ये हुआ हमारा फर्स्ट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम लोग सेकेंड इफेक्ट देखते हैं और सेकेंड है हमारा डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। डिफरेंस बिटवीन hybridization of carbon atom in CX bonds. So आप हेलोएरिन लीजिए, ये हमारा हेलोएरिन है और यहाँ पर इस तरीके से हेलोजन अटैच है। इसी तरीके से ये हमारा हेलोएल्केन है और इसमें X बॉन्ड अटैच्ड है। हेलोएरिन, हेलोएल्केन। सो हेलोएरिन में जो कार्बन होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां पे जो कार्बन होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर है? सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जब आपका कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो s कैरेक्टर क्या होता है? वो ग्रेटर होता है। और जिस कार्बन का s कैरेक्टर ग्रेटर होता है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर इट tightly bond the electron pair of CX bond। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से उसका s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स s ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ गया है वहाँ पे पार्टिसिपेशन का। इससे वो कार्बन क्या हो जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। आपका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से वो CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड कर पाता है, टाइटली अपने पास रख पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली जो हैलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हैलोजन की तरफ शिफ्टेड होते हैं। पर यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है तो वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांध के बहुत अच्छे से रख पा रहा है। अब जब वो अच्छे से रख पाता है तो क्या होता है? CX बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। CX बॉन्ड शॉर्ट कंपेयर्ड टू हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन में जो CX की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 177 पिकोमीटर। ये किस में देखने के लिए मिल रही है आपको? हेलोएल्केन में। और हेलोएरिन अगर देखेंगे तो हेलोएरिन में जो CX बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? वो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी 169 पिकोमीटर। सो यहाँ पे 177 पिकोमीटर का बॉन्ड था और यहाँ पर 169 पिकोमीटर का बॉन्ड रह गया। किस रीजन से? ग्रेटर एस कैरेक्टर के कारण। तो हम लोग जानते हैं शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करना प्रॉब्लमेटिक है, इतना इजी नहीं है। आप लॉन्गर बॉन्ड को तो ब्रेक कर पाएंगे पर शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो बॉन्ड के शॉर्टर होने के कारण उसका ब्रेकिंग इजी नहीं होता है, इसलिए हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो सेकेंड क्या आ जाएगा? डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से एस कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, सो टाइटली हेल्ड द CX बॉन्ड। Due to this, the CX bond is shorter and
डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर CX बॉन्ड। क्लियर, हमने लिख दिया डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर CX बॉन्ड। तो ये पूरा यहां से लगाकर यहां तक हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा आंसर का। बट मैक्सिमम टाइम आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रीजन रिजोनेंस इफेक्ट वाला। और कभी कभी एग्जाम में 2 रीजन पूछे जाते हैं, तो फिर सेकंड रीजन आप कौन सा लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड रीजन। थर्ड रीजन होता है हम लोगों का इंस्टेबिलिटी ऑफ केटायन। चलो हमने मान लिया कि हमारा जो हेलो एरिन है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू ब्रेक हो जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू आपका बॉन्ड ब्रेक भी हो गया। और बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बन गया है, आपका फिनाइल केटायन बन गया। ठीक है, ये जो फिनाइल केटायन होता है ना, ये अब रेजोनेंस नहीं करता है। सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू जो फिनाइल केटायन आपका बनता है वो फिनाइल केटायन रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, और इस फिनाइल केटायन की स्टेबिलिटी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है इसलिए स्टेबल नहीं होगा। फिनाइल केटायन कैन नॉट स्टेबलाइज बाय resonance, so it is less, या it is मतलब हेलो एरिन है ना, so हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये क्लियर है हमारे लिए। थर्ड रीजन इंस्टेबिलिटी ऑफ केटायन। सो जो फिनाइल केटायन बनता है, फिनाइल केटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस कैसे होगा बताइए आप, रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। रेजोनेंस के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होना चाहिए, तो रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो गया है, ये लेस रिएक्टिव हो गया है। अब हम लोग फोर्थ रीजन देख रहे हैं। फोर्थ रीजन है ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन हेलो एरिन एंड न्यूक्लियोफाइल। आपका जो हेलो एरिन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एरिन के बीच रिपल्सन वर्क करता है, और इस रिपल्सन के कारण हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो ये हमने 4 रीजन देखे। रेजोनेंस इफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, थर्ड इज इंस्टेबिलिटी ऑफ केटायन, and fourth is due to the repulsion between electron rich haloarin and electron rich nucleophile। फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर होती है। जैसे क्लोरोबेंजीन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट किया जाता है 623 केल्विन पर एसिडिक मीडिया में, वो 300 ATM प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम रहते हैं। हमारे रिएक्शन का प्रेशर कितना है, 300 ATM प्रेशर पर अगर लिया जाए तो रिएक्शन पॉसिबल है, और आपका क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। अब ये ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इजी हो जाता है हमारे लिए अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ईजियर। सो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाता है। आपकी रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे हमने पैरा आइसोमर ले लिया, पैरा पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2,
तो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कैसे आता है, NaOH जो कि आप 623 केल्विन टेम्परेचर ले रहे थे, आपको 443 केल्विन टेम्परेचर लेना है। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, पर जो लगने वाला 300 atm प्रेशर था वो यहाँ नहीं लगेगा। प्रोडक्ट आपको वैसे ही मिलने हैं कि क्लोरीन की प्लेस पर क्या लग जाएंगे आपके OH, ये NO2। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हो, ये सब्स्टिट्यूशन अगर आपका ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर हो, दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पर भी अटैच है और पैरा पर भी अटैच है, तो केमिकल रिएक्शन और इजी हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लगना ही है। अब हमारी रिएक्शन जो हो रही है वो 368 केल्विन पर ही हो जाती है। हमें ये टेम्परेचर याद नहीं रखने हैं ना, पर हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रही है, और ईजियर हो रही है। अब Cl की प्लेस पर OH आ जाएंगे, यहाँ NO2 एज इट इज, यहाँ NO2 एज इट इज। तो फिर कौन सी केमिकल रिएक्शन एज इट इज याद रखनी, ये वाली पूरी AC की AC याद रखनी है। और इन केसेस में क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं रिएक्शन उतनी आसान होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव देखा, सिर्फ पैरा डेरिवेटिव देखा। अब हम कैसा सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, 2 पर भी नाइट्रो है, 4 पर भी नाइट्रो है और 6 पर भी नाइट्रो है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन है। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन बहुत इजी हो गई है। आप सिर्फ H2O के साथ इसे वार्म कर दो, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको एसिडिक मीडिया लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वार्म कर दीजिए इसे H2O के साथ में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सो क्लोरोबेंजीन से किस में कन्वर्ट हो गए, फिनॉल में कन्वर्ट हो गए। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होने पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होने पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाती है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस से। सो यहाँ देखते हैं, सपोज हमारा NO2 ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपका हैलोजन लगा हुआ है। अब हैलोजन के इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और रिंग के इलेक्ट्रॉन आगे डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज को, या क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बना है वो हट जाएगा, वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड आपके एज इट इज हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ चले जाएंगे, तब इस बॉन्ड को कहाँ जाना होगा, यहाँ पर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया है, यहाँ पर बॉन्ड है Cl पॉजिटिव एंड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गई है, नहीं तो आपको नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ मिलता है, एक बार आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ मिलता है और एक बार आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। सो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा ही मेटा पोजीशन पर भी होगा
सॉरी SI पैरा पोजीशन पर भी होगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम होता है। मेटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि मेटा पोजीशन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर नहीं होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इन्हेंस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता है। अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारे लिए आ रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स एक एरोमेटिक सिस्टम में होने वाला सब्स्टिट्यूशन है जो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए हमें हेलो एरिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। उसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है। सो हमने यहाँ क्लोरीन लिख लिया, आप चाहें तो एक्स भी लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम्पल देखा था जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देखा था, सेम वो रेजोनेंस यहाँ पर होगा और इस रेजोनेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिंग के अंदर होता है इट मीन्स वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो देखो पैरा पर पोजीशन आई, पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया है, इट मीन्स पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया है, इट मीन्स ऑर्थो पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ ये इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव Cl पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इसे यहाँ रखेंगे और इसे यहाँ रखेंगे तो हम फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। सो ऑर्थो और पैरा पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा पर किसका अटैक होगा, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेंगे। अब एक और बात यहाँ हमें देखनी चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट। ये हमने क्या देखा है यहाँ पर, रेजोनेंस का इफेक्ट देखा है। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट डालते हैं, माइनस आई इफेक्ट। सो अगर हम इस तरीके से हेलो एरिन को देखें, सो एक्स इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या डालते हैं, माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर इंक्रीज करना। तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं या ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाता है, आपकी बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन क्या डालता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ठीक है। सो माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, जिससे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन रहा था, वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, और हमारा हेलो एरिन बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए स्लाइटली डीएक्टिवेट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे हेलोजिनेशन। ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी स्टडी किया था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा, आपको क्लोरोबेंजीन देना है and we treated the chlorobenzene with the chlorine in presence of a Lewis acid। और लेविस एसिड आपको क्या लेना है, यहाँ पर एनहाइड्रस AfCl3 लेना है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड लेना है। सो हेलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीनेशन देख रहे हैं। क्लोरीनेशन में हेलोबेंजीन को या क्लोरोबेंजीन को आपको क्लोरीन से ट्रीट करना है, क्योंकि हमारा जो हेलो एरिन है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पर अटैच हो जाएगा और एक बार आपका क्लोरीन पैरा पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन
साथ में बनेंगे आपके 1,2,1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से आपके दो प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे हेलोजिनेशन पर, जब बेंजीन को क्लोरीन से ट्रीट किया है एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंट में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब सेकेंड देखते हैं हम हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन पर क्या होने वाला है? तो नाइट्रेशन पर हम लोगों को क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर से ट्रीट करते हैं आप लोग। सो यहां ऑर्थो पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएंगे एंड पैरा पर भी क्या अटैच हो जाएंगे? NO2 ग्रुप। तो ये आपने क्या बना दिया? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और यहां क्या बन जाएगा आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब हमेशा हमें देखना है कि कौन सा डेरिवेटिव यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है। हमेशा ऐसा होगा कि एक डेरिवेटिव मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो आप याद रखें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो पेरा प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा मेजर होते हैं। तो आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन क्या मेजर है, ऐसे ही आप लोगों का 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी क्या था? मेजर था। क्लियर? अब थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखना है हमें, सल्फोनेशन। सो इसमें आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करें। ये बिल्कुल क्लास 11th में हमने जो स्टडी किया था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ बेंजीन की जगह आज क्या है हमारे पास में? क्लोरोबेंजीन। सो क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में हीट करते हैं। सो सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से ऑर्थो डेरिवेटिव भी बन जाएंगे आपके, और इस तरीके से आपका पैरा डेरिवेटिव बन जाए। अब आपका प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखें तो आपका जो सल्फोनिक एसिड है वो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, और हमारा जो हेलो होता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो गया और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया है? सल्फोनिक ग्रुप। सो इसका नेम क्या होगा? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या होगा आपका? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या होगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? सो हम लोगों ने हैलोजिनेशन देख लिया है, नाइट्रेशन देखा है एंड सल्फोनेशन देखा है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? इसके बाद हम लोगों को फोर्थ रिएक्शन देखनी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सो नाउ वी सी द फ्रीडल-क्राफ्ट। ये जो हमारी फोर्थ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये दो टाइप से हम लोग देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और सेकंड होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन दैट मीन्स आपको उसमें एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं RX के साथ में, है ना? आपको क्लोरोबेंजीन को किससे ट्रीट करना है? RX के साथ में, दैट मीन्स एक ऐसे सब्सटेंस के साथ में जो अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है। ये रिएक्शन होती है आपकी कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ये एक लेविस एसिड होता है। सो आपके ऑर्थो पर R ऐड हो जाएगा और आपके पैरा पर भी क्या ऐड हो जाएगा? R ऐड हो जाएगा। ठीक है? सो एक एग्जांपल देख लेते हैं अब इसके लिए। RX के फॉर्म में हमने क्या ले लिया? CH3Cl ले लिया। रिएक्शन एज इट इज है, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में हो रहा है। सो आपका ऑर्थो पर CH3 ऐड हो जाएगा, पैरा पर भी CH3 ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और ये हो गया आपका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन दैट मीन्स एसाइल ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करना। फ्रीडल-क्राफ्ट
एसाइलेशन। अभी एसाइल ग्रुप क्या होते हैं? एसाइल ग्रुप दैट मीन्स RCO ग्रुप को आपको उसमें क्या करना है? ऐड करना है। सो इसके लिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन को मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, CH3COCl से ट्रीट कर रहे हैं। इस CH3 की प्लेस पर आप क्या भी ले सकते हैं? C2H5COCl ले सकते हैं। इवन आप बेंजीन रिंग वाला मॉलिक्यूल ले सकते हैं, C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं जिसे हम, कोई भी लेकर के ट्रीट कर सकते हैं। ये भी लैविस एसिड की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। ऑर्थो पर COCH3 ऐड हो जाएगा। क्लियर? इसे लगाने में कभी गलती मत करना। कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं CH3CO, बट वो करेक्ट नहीं है ना, आपको COCH3 ही लिखना है। और क्या होगा? पैरा पर COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज, अब ये एसिटोफिनोन हो गया। देखो इसे इस तरीके से, अगर हम इसे देखें कि क्लोरीन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? एसिटोफिनोन है। और 2 पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो, सो इट विल बी 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। और ये होगा आपका 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। अंडरस्टूड? ये क्या है आपका? मेजर है। एज इट इज़ यहाँ पर भी पैरा प्रोडक्ट आपके क्या थे? मेजर थे। पैरा हमेशा मेजर होंगे, चाहे मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, आपको मानना है और अपने नोट्स में लिखना है कि पैरा क्या होते हैं? पैरा क्या होते हैं आपके? मेजर होते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देख लिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पर हम लोगों के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखनी है थर्ड टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल में ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन देखी थी, सो और एक वर्ड्स रिएक्शन देखनी थी, सेम टू सेम वर्ड्स रिएक्शन अब हमें यहाँ देखनी है, पर वो नेम चेंज होकर के क्या हो जाएगी? वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वहाँ सिर्फ वर्ड्स देखी थी, यहाँ पर हो जाएगी ये वर्ड्स फिटिक, डबल टी आएगा, है ना, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम हेलो एरिन को एल्काइल बेंजीन के साथ में, हेलो एरिन को एल्काइल बेंजीन के साथ में सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं। व्हेन वी ट्रीटेड ए हेलो एरिन विथ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन वी ट्रीटेड द मिक्सचर ऑफ हेलो बेंजीन एंड एल्काइल हैलाइड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ए अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ये आर यहाँ ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपके NaX क्या हो जाएंगे? बाहर। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, सो आपके क्या फॉर्म बन हो जाएंगे इसमें? एल्काइल बेंजीन। सो व्हाट्स फिटिक रिएक्शन? दैट मीन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, देन अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। सच रिएक्शन इज नॉन एज व्हाट्स फिटिक रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको 2 सोडियम लेना है, सो 2 NaX का फॉर्मेशन हो गया है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। जैसे हम CH3Cl से ट्रीट कर लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन है, 2 सोडियम लिया है और हमने CH3Cl से उसको ट्रीट किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पर हमारे मिथाइल बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्काइल बेंजीन, दैट मीन्स आपका मिथाइल बेंजीन बन गया। अब व्हाट्स फिटिक रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखनी है? फिटिक रिएक्शन। अब इस फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? इस फिटिक रिएक्शन में होता है व्हेन वी ट्रीटेड द हेलो एरिन विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपको क्या लेना? सीधा हम X ले लेते हैं ना, हेलो एरिन लेते हैं। हेलो एरिन को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करना है। व्हेन ए हेलो एरिन इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म, अब क्या बनाएगा ये? टू फॉर्म है इस तरीके से 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं एंड डाइफिनाइल। क्या बनाता है ये? डाइफिनाइल बनाता है। प्लस आपका 2 NaX क्या हो जाएगा? बाहर। इनको 2 लेना है, इसको 2 लेना है,
और आपका डाईफिनाइल, ऐसे एक और नाम से जाना जाता है बाईफिनाइल, जो भी लिखना चाहे वो लिख देना। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि एक बेंजीन हमने यहाँ बना दिया, एक्स को यहाँ लगा दो आप, 2Na हमने यहाँ ले लिए, एक और बेंजीन हमने लिया हेलो एरिन, मतलब एक्स यहाँ लिए, ये 2NX बाहर, और दोनों बेंजीन रिंग को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और याद रखें, हर केमिकल रिएक्शन में आपको स्टेटमेंट लिखना है पहले, उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखनी है। और स्टेटमेंट बहुत इजी है। क्या है स्टेटमेंट आपका? व्हेन ए हेलो एरीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू डाईफिनाइल इज फॉर्म, सच रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ हमारे हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। 3 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा, और थर्ड हम लोगों ने देखा रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें वर्ट्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन हमने देखी। अब अगर वर्ट्स फिटिग और फिटिग को कंपेयर करें तो वर्ट्स रिएक्शन जो होती है वो हेलो एल्केन में होने वाली रिएक्शन है। वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन दैट मीन्स एक हेलो एरिन और एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल लेना है, और फिटिग रिएक्शन इट मीन्स दोनों हेलो एरिन के आपको मॉलिक्यूल लेना है। क्लियर? इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड। अब हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, पॉली हैलोजन कंपाउंड, जिसमें हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत छोटे हैं और इनके बारे में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही हमें रखनी है। सो सबसे फर्स्ट है हमारे लिए डाईक्लोरोमीथेन, या मिथिलीन डाईक्लोराइड भी उसे कहा जाता है, मिथिलीन डाईक्लोराइड। सो मिथिलीन डाईक्लोराइड का यूज़ कहाँ होता है? जनरली जितने भी पॉली हैलोजन कंपाउंड होते हैं उन सब का यूज़ सॉल्वेंट के फॉर्म में किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट हमने लिखा है यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। अब ये कहाँ कहाँ सॉल्वेंट में यूज़ होता है? ये पैंट रिमूवर में सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, एरोसोल में प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, प्रोसेस सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। जब ड्रग बनाई जाती है तो ड्रग की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगर हमें कुछ भी नहीं याद रहे तो हमें इतना याद रखना है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। किसकी तरह यूज़ किया जाता है? ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये हमारे लिए एक हार्मफुल केमिकल होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। अगर हम इसके लो कॉन्सेंट्रेशन में हैं, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन हम तक होता है तो ये हमें हियरिंग और विजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कहीं पर पेंट होता है तो हमारी आई में इरिटेशन होने लगता है ना, और वो जो आई में इरिटेशन है दैट मीन्स आपको विजन में प्रॉब्लम होने लगता है, वहाँ पर इस डाईक्लोरोमिथिलीन के कारण होता है, डाईक्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाईक्लोराइड के रीजन से होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक्सपोजर टू हाई लेवल या हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉज डिजीनेस। अब ये डिजीनेस क्या होती है? तो डिजीनेस का मीनिंग होता है चक्कर आना, न्यूसिया दैट मीन्स वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, बट वॉमिटिंग नहीं होना। टिंगलिंग, जैसे हमारे हाथ पैर जो होते हैं उसमें कभी कभी वो क्या आती है, झुंझुनी बोलते हैं जिसे, वो टिंगलिंग होना। एंड नमनेस, नमनेस दैट मीन्स हमारे जो हाथ पैरों में आने वाली ऐंठन होती है उसे हम क्या कहते हैं, या सुन पड़ जाते हैं जब हमारे पैरों या हैंड्स की जो फिंगर्स होती हैं, हैंड्स की जो फिंगर्स होती है या पैर में जो टॉयस होते हैं वो आपके एट जाते हैं, दैट मीन्स वो सुन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम नमनेस। सो हायर लेवल कॉजेज डिजीनेस, न्यूसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स एंड टॉस। नेक्स्ट है आपका, अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इसके आ गए हैं, हमारी स्किन पर गलती से गिर गया है तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, आपकी स्किन क्या हो सकती है, रेड हो सकती है। और अगर ये आपकी आई के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई है या गलती से आपकी आंखों में चला गया है तो आपका कॉर्निया क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वहाँ पर बर्न हो सकता है। सो हमने किसके यूजेज और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी हैं। डाईक्लोरोमीथेन की सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में हियरिंग और विजन में प्रॉब्लम देता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिजीनेस, नमनेस, न्यूसिया और टिंगलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमारी स्किन बर्न हो सकती है, और आई पर अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो तो हमारा कॉर्निया क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। अब सेकेंड टॉपिक है हम लोगों के लिए ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म हमारे लिए सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेबोरेटरी में भी सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। किसके लिए बेटर सॉल्वेंट होता है? तो फैट,
एल्केलॉइड्स के लिए बेटर सॉल्वेंट होता है, अदर सब्सटेंस के लिए भी सॉल्वेंट का वर्क करता है। इस ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ रेफ्रिजरेंट R22 होता है, उसके प्रोडक्शन में किया जाता है। पहले क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ किया जाता था सर्जरी में, है ना। जब भी किसी पेशेंट का सर्जरी होता था तो उसकी बॉडी को क्या करना होता था, वहाँ पर बॉडी को इस तरीके से सेट करना होता है ताकि उसे पेन ना हो। सो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है वहाँ पर, जब वहाँ उसकी कॉन्शियस ख़त्म हो जाए, जहाँ पे उसको कोई भी चीज़ फील होना ख़त्म हो जाए कि उसे पेन हो रहा है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता था, जिससे वो क्या हो जाता था, अनकॉन्शियस हो जाता था। सो एनेस्थीसिया के फॉर्म में पहले क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे, बट इस क्लोरोफॉर्म के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर और किडनी पर, इसलिए इस एनेस्थीसिया की प्लेस पर अब दूसरे सैफर एनेस्थीसिया लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल होता है आपका ईथर, जिसे एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब अगर ये ब्रीथिंग में क्लोरोफॉर्म अगर ब्रीथिंग में आ गया है, अंदर इंटर हो गया बॉडी में, और अगर ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर है तो डिजीनेस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फैटिक की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हेडेक की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर अगर हम इसके क्रॉनिक एक्सपोजर में, दैट मीन्स इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर हैं, तो ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर हमने अपना हैंड या अपनी स्किन कहाँ पर डाल ली है, क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में डालनी है, तो आपकी स्किन्स पर क्या हो जाएंगे, फिर सॉर्स क्रिएट हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट लिखा है जो एग्जाम में हमारे लिए पूछा जा सकता है, दैट मीन्स अब तक जो 2 टॉपिक पढ़े हमने उसमें अगर कुछ पूछने जैसी बात है, एक तो ये कि एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ होता था क्लोरोफॉर्म, और सेकेंड ये है कि अगर क्लोरोफॉर्म को ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है, तो ये लाइट और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसे फॉस्जिन कहते हैं, COCl2। इन एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट ऑक्सीडाइज टू पॉइजनस गैस फॉस्जिन COCl2, therefore it is stored in closed dark colored bottle, इसलिए इसे क्लोज डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। सो इसकी रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे और वहाँ पर फॉस्जिन का फॉर्मेशन होगा। ये गैस होती है और इसी से ये लीवर में जाकर के फॉस्जिन में वहाँ कन्वर्ट हो जाता है अगर बॉडी के अंदर है तो, इसलिए हमारे लीवर में क्या हो जाता है, पॉइजन फैल जाता है और आपका लीवर डैमेज हो जाता है वहाँ पर। सो दिस इज द ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरोमीथेन के बाद 4th आ रहा है हम लोगों का ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन इट मीन्स आयोडोफॉर्म, बहुत शॉर्ट यूज है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि आयोडोफॉर्म का यूज़ कहाँ होता है। तो आयोडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ होता है, बट इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है वो आयोडीन के लिबरेशन के कारण होती है, आयोडोफॉर्म के कारण नहीं। आयोडोफॉर्म जब भी रिएक्शन करेगा तो वहाँ से आयोडीन लिबरेट होगी और वही आयोडीन जो होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है। सो अब इसका यूज़ नहीं किया जाता, नाउ इट्स यूज एज रिप्लेस ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल। इसका स्मेल, इसका ऑर्डर ठीक नहीं होता है, इस ऑब्जेक्शनल स्मेल के कारण ट्राई आयोडोमेथेन या आयोडोफॉर्म का यूज़ क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे लिए टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन भी किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्रग के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, साथ ही ये क्लीनिंग फ्लूइड के फॉर्म में भी यूज़ किए जाते थे। अब ये क्लीनिंग फ्लूइड के फॉर्म में कब यूज़ किए जाते थे, 1960 का जो डिकेड था या जो टाइम था तब तक इसका यूज़ एज ए क्लींजिंग एजेंट भी किया जाता था। किसकी क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता था, तो इंडस्ट्री में एज ए डिग्रीसिंग एजेंट यूज़ किया जाता था मशीन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, और घर पर इसे स्पॉट रिमूवर के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। बट बाद में इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट पता चले, जिनसे पता चला कि ये कैंसर के लिए, डिजीनेस के लिए या लाइट हेडनेस के लिए, न्यूसिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका यूज़ क्या किया गया, बंद किया गया। इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोमा, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। ये कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसलिए 1960 के बाद में टेट्राक्लोरोमीथेन का यूज़ बंद कर दिया गया एज ए क्लिनजिंग एजेंट। और थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। टेट्राक्लोरोमीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह ही ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। अब टेट्राक्लोरोमीथेन के बाद हम लोगों का जो 5th टॉपिक है वो है फ्रियोन। फ्रियोन का कहाँ यूज़ होता है, तो फ्रियोन जो होते हैं फ्रियोन जो होते हैं वो रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ किए जाते हैं, और साथ में ये एरोसोल प्रोपेलेंट में यूज़ किए जाते हैं, लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पर। सो फ्रियोन होते क्या, फ्रियोन आर द
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये इथेन और मीथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है। ये स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन कोरोसिव होते हैं, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं। तो फ्रियोन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट ये फ्रियोन अगर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन तक पहुंच जाते हैं तो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देते हैं। फ्रियोन के बारे में हमने पढ़ा भी है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, फ्रियोन होते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। और ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको, यूज्ड इन एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। दैट मीन्स हम डीडीटी की बात कर रहे हैं, इसे शॉर्ट में डीडीटी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा डीडीटी के बारे में। सो डीडीटी का डिस्कवरी जो था वो 1873 में हो गया था, बट 1873 में उसके यूज़ नहीं पता थे, इसलिए 1939 में इसकी डिस्कवरी और इसकी यूज़ का पूरा क्रेडिट किसे जाता है? पॉल मुलर को जाता है। इसके लिए पॉल मुलर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पॉल मुलर ने बताया था कि डीडीटी को इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, और पर इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ करने पर जब इंसेक्ट पर इसे बार बार यूज़ किया जाता है तो इंसेक्ट इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप कर लेना दैट मीन्स फर्स्ट टाइम आपने उस पर डाला तो हो सकता है उसका डेथ हो गया, धीरे 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 वो डीडीटी से डीडीटी को सामना करना, मतलब डीडीटी को फेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारी बॉडी में किसी डिसीज के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, किसी जर्म्स के लिए, किसी इंसेक्ट के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, तो बाद में वो हम पर इफेक्ट नहीं कर पाता है उतना। सो एज इट इज़ ऐसा सेम टू सेम किस में भी होता है? इंसेक्ट्स में भी होता है। इंसेक्ट्स में भी एंटीबॉडी बन जाती है तो वो डीडीटी के लिए क्या शो करने लगते हैं? फिर रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं। सो मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। साथ में ये डीडीटी क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। जो एनिमल्स टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू में जो फैट सॉल्युबल टिश्यूज होते हैं, उस टिश्यूज में जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है, और सेवरल टाइम तक, इवन ये लाइफ टाइम तक भी वहाँ पर क्या रह सकता है? प्रेजेंट रह सकता है। और इस तरीके से जब वो वहाँ प्रेजेंट रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे लीवर और किडनी में अगर इसका स्टोर्ड हो गया है तो लीवर और किडनी के फंक्शंस वहाँ क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और जब लीवर और किडनी वर्क करना बंद कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत हार्मफुल। तो ह्यूमंस के लिए भी डीडीटी हार्मफुल है और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। इवन डीडीटी के यूज़ पर ऐसा पता भी चला था उस टाइम पर जब इसे बैन किया गया कि अगर हम इस डीडीटी का यूज़ इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में करते हैं, वो डीडीटी जब हमारे डिफरेंट वाटर सोर्स तक पहुंचती है तो वाटर सोर्सेस की जो फिशेस थी, वो फिशेस की अल्टीमेट डेथ होने लगी। तो इससे पता चला कि जो डीडीटी है उसके हार्मफुल इफेक्ट है, इसके एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए डीडीटी को कई सारी कंट्री में क्या भी किया गया है? बैंड भी किया गया है। सो हम लोगों ने लास्ट 6 टॉपिक स्टडी किए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था डाइक्लोरोमीथेन जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता था और ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। नर्वस सिस्टम को हार्म करता है वो, उससे डिजीनेस, न्यूसिया, टिंगिंग, नमनेस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सेकंड हम लोगों ने ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ा, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म पढ़ा, जो पहले एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज़ होता था, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो फॉस्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्मफुल पॉइजनस गैस होती है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा ट्राईआयोडोमेथेन, जो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, बट अब उसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्शनल स्मेल रखता है। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था टेट्राक्लोरोमीथेन, और टेट्राक्लोरोमीथेन का यूज़ भी कहाँ होता है? सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है, ड्रग्स बनाने में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ होता है। ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, डिग्रीसिंग एजेंट के फॉर्म में और स्पोर्ट रिमूवर के फॉर्म में यूज़ होता है, बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होने के कारण इस पर भी बैन कर दिया गया। फिर हमने फ्रियोन को पढ़ा, नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव और इजीली लिक्विफाइड गैस है, और ये मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। एंड लास्ट हम लोगों ने डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन पढ़ा, जो कि पॉल मुलर ने 1939 में डिस्कवरी किया था, जिसका यूज़ के साथ में इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ होता है। बहुत से इंसेक्ट में इस डीडीटी का रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। डीडीटी फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए हार्मफुल होता है। अब यहाँ पर मैंने डीडीटी की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, तो लास्ट डीडीटी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश। सो पैरा डाइक्लोरो इस तरीके से अटैच होता है ये, एंड ट्राइक्लोरो, ठीक है।
अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर? चलिए